बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 है हमारा, स्टार्ट होने जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 बीएस कॉमर्स। आपका यहाँ पर है चैप्टर नंबर 1 की कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस। पेज नंबर है आपका यहाँ पर 5, यहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 12। आज हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है बेटा, बहुत अच्छे तरीके के साथ लेक्चर को सुनिएगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, अगर चले मैं बताती हूँ। नेम सम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इस अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कौन लोग यूज करते हैं, किन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो फायदेमंद साबित होती है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अपने जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है, और भी किसी को चाहिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर द पीपल, ऐसे लोग हैं, आर ग्रुप्स या ऐसे ग्रुप्स हैं हु यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये लेन देन जितनी भी अकाउंटिंग है उसको यूज करते हैं किस मकसद के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने फैसले लेने के लिए। ठीक है। कौन से फैसले बेटा, ऐसे फैसले लाइक हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये कंपनी हमें लोन दे सकती है या नहीं, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं। ठीक है। यूजर्स होते हैं दो तरह से, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। ठीक है। जैसे ऑनर्स, मालिक हैं, वहां के काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, या वहां के मैनेजर्स हैं। एक्सटर्नल होते हैं आउटसाइडर्स, बाहर के लोग, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है। ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें इस पैसे से प्रॉफिट आता रहे। बैंक्स हैं। ठीक है। क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो लोग जो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको कहते हैं क्रेडिटर्स। कस्टमर्स हैं, पब्लिक हैं। आपने बस इसको ना सिंपली याद कर लेना है। ठीक है। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। तो आपके लिए इतनी डिटेल इनफ है आपके लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स। अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में जो हमने डिटेल पढ़ी है वही अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देयर आर द 6 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। एसेट्स, एक्सपेंसेस। आप लोगों ने अगर लेक्चर 1 किया है तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ठीक है। एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, ड्राइंग्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड इनकम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। एसेट्स ऑफ इक्विपमेंट में और सप्लाईज में क्या डिफरेंस है, ये आपके सामने है क्वेश्चन। इक्विपमेंट मींस, ऐसे जब जब भी डिफरेंस आए ना, आपने इसी तरह से डिस्टिंग्विश करना है, दरमियान में लाइन लगाएं और इसी तरह से एक्सप्लेन कर दें। इक्विपमेंट मींस द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट अ बिजनेस यूजेस टू रन इट्स ऑपरेशंस। इक्विपमेंट कहते हैं ऐसे एसेट्स को जो लॉन्ग टर्म होते हैं और बिजनेस उनको इस्तेमाल करता है अपने डे टू डे जो काम है, ऑपरेशंस हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए। दीज आर नॉट फॉर सेल बट आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। इन एसेट्स को सेल नहीं किया जाता, ये सेल के लिए नहीं होती हैं चीजें, लेकिन ये यूज की जाती हैं बहुत सारे सालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी देखें, सॉरी, एग्जाम्पल मस्ट है हर डेफिनेशन के साथ। मशीन, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स। ठीक है। ये वो एसेट्स हैं जो हम आए दिन नहीं खरीदते। ठीक है। मतलब ये एक दफा हम कोई मशीन खरीद ली, उसको 8, 10, 15 साल लॉन्ग टर्म चलाते हैं। ठीक है। तो वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं यूज करने के लिए बिजनेस में, वो होते हैं इक्विपमेंट। सप्लाईज भी एसेट्स होते हैं, लेकिन ये होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आइटम्स होती हैं जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती हैं। देखें, supplies are the short term items that a business uses in daily work and are used up quickly। जल्दी से यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, देखो एक पेन है, ये कितनी देर चलेगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, सालों साल नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म चलेगा। पेन, इंक, पेपर, ऑफिस ऑफिस स्टेशनरी। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 है, Why is not firing an employee considered a transaction? फायरिंग कहते हैं किसी को निकाल देना। ठीक है।
एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया, निकाल दिया अपने कंपनी से, अपने बिजनेस से, इसको ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कहेंगे, ये हमने एक्सप्लेन करना है। देखिएगा, firing an employee is not considered an accounting transaction because it does not involve any exchange of money. ट्रांजैक्शन वो होती हैं जिनमें समथिंग कोई लेना देना होता है, कोई एक्सचेंज ऑफ मनी हो रही होती है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हो रही। और चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ना ही इससे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई फर्क पड़ा है। देखिए, मैंने अब कॉलेज से लीव ली तो बताएं क्या फर्क पड़ा कॉलेज को, ठीक है। स्टूडेंट्स को और टीचर मिल गए, ठीक है, तो टीचर्स को स्टूडेंट्स मिल गए। ओवरऑल कॉलेज पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो ये क्या है, इट इज नॉट एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल दी है भाई, मुझे फायर नहीं किया गया, मैंने लीव ली है, यू नो। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है, कि जिसमें कोई मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ना हो वो ट्रांजेक्शन नहीं कंसिडर्ड होती। उसके बाद देखिएगा, शुड वी कंबाइन आर टू बिजनेसेस इनटू वन फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, एक्सप्लेन। उसने कहा है कि दो बिजनेस हैं, उनको हम जो है एक अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। हर बिजनेस की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। दो बिजनेस, अब मैं कहूँ कि मैंने दराज पे सेलिंग भी करनी है, मैंने एकेडमी भी पढ़ानी है, मैंने कॉलेज भी पढ़ाना है, ठीक है, तो अब मैं इन सारी चीजों को क्या एक अकाउंटिंग में पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ? नहीं। हर बिजनेस के अपने एसेट्स हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हालात वाकयात हर बिजनेस के और हैं, हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते। और यही एक्सप्लेन किया गया है, नो वी शुड नॉट कंबाइन टू बिजनेसेस इनटू वन फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। पहले उसने पूरी लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, बस नो लिख के, बाकी सारा वही है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब रट्टा नहीं लगाना बेटा, अब आप इस लेवल पे हो कि अब आपने समझ कर कॉन्सेप्चुअली चीजों को करना है, ओके। Because each business has its own assets, liabilities, capital, income and expenses। बता दिया ना आपको कि हर बिजनेस की अपनी चीजें होती हैं, इनको हम मिक्सअप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, 6 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, आप बुक पर भी देख लें, यही है, व्हाट इज द ड्वेल इफेक्ट प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग। ड्वेल किसको कहते हैं? डबल को। डबल इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग क्या है? The dual effect principle means that every transaction affects two sides of accounting। देखो, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजेक्शन क्या होती है, दो इफेक्ट कैसे होते हैं, अभी आपको ये न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी तो हो जाएगा आपका, ठीक है। दो इफेक्ट होते हैं, जब भी कोई बात होगी उसके दो इफेक्ट होंगे, ये याद रख लो। वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, एंड टोटल डेबिट्स ऑलवेज इक्वल टोटल क्रेडिट्स। हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने दी है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। देखो, समझो बात को, फर्नीचर आया, कैश गया, हम फर्नीचर खरीदने गए, हमने फर्नीचर बाय किया, कैश दे दिया। देखो, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। एक चीज आ रही है, जा रही है, जो आ रही है वो डेबिट है, जो जा रही है वो क्रेडिट है, ठीक है। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, और हमने यहाँ पर नरेशन इसको कहते हैं। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बिलो द ईच एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन की ये डेफिनेशन है, इसको कहते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन, कि हमने ये क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है फॉर कैश, कैश के बदले में। यहाँ तक थे आपके 6 क्वेश्चन। उसके बाद अब हम मूव करने जा रहे हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन है, बुक आपके पास है, देख लीजिए। व्हाट 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अफेक्ट्स ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी किसको कहते हैं? यू नो, बताया है आपको, कैपिटल को, ठीक है। उसने कहा 4 ऐसी टाइप्स बताएं ट्रांजैक्शंस की जिसकी वजह से कैपिटल जो है उस पर इफेक्ट होता है, या कैपिटल इंक्रीज हो जाता है या फिर कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो अब हमने ये बतानी है। पहली है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, चीजें बेची हैं फॉर कैश, कैश मिला है, ठीक है। तो देखें, कैश आ रहा है, जब हमारा कैश बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऑनर इक्विटी भी बढ़ रही है। विड्रॉ कैश 10,000 फॉर पर्सनल यूज, कैश निकलवा रहे हैं तो ऑनर इक्विटी कम होगी। बिजनेस अर्न 1 लाख फ्रॉम सर्विसेज, सर्विसेज हैं, जैसे मेरा सर्विस बिजनेस है, मैंने 1 लाख अर्न किया, मुझे प्रॉफिट आया, तो ऑब्वियसली मेरा कैपिटल भी बढ़ा। देखो, जब प्रॉफिट आता है कैपिटल बढ़ता है, जब हम कुछ पे करते हैं तो कैपिटल कम होता है। बिजनेस पेज 3,000 एज रेंट, बिजनेस ने 3,000 रेंट अदा किया, तो क्या होगा? कैपिटल कम होगा। जब भी अदायगी करेंगे तो कैपिटल कम होगा, ऑनर्स इक्विटी कम होगी। जब भी हमें कोई रिसीव होंगे पैसे तो ऑनर इक्विटी बढ़ेगी। तो ये बस 4 इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। उसने यही कहा था कि 4 टाइप्स बताएं
जिसकी वजह से ऑनर इक्विटी जो है वो मुतासिर होती है, उस पर कोई इफेक्ट होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं लिखा तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। हाउ डज बाइंग एन एसेट फॉर कैश डिफर फ्रॉम पेइंग एन एक्सपेंस। उसने कहा है कि हम एक एसेट खरीदते हैं कैश पे कर ये किस तरह से मुख्तलिफ है पेइंग एन एक्सपेंस से। तो ऑब्वियसली दोनों चीजें बड़ी मुख्तलिफ है। एसेट खरीदना चीज का मिलना और चीज है, एक्सपेंस पे करना और चीज है। किस तरह से देखते हैं। बाइंग एन एसेट फॉर कैश डज नॉट अफेक्ट ऑनर्स इक्विटी। देखो जब हम एक एसेट खरीदते हैं तो फिर ऑनर इक्विटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। किस तरह नहीं होता, ये आपके सामने है। देखो एक एसेट खरीदा, कहीं पर कैपिटल आ रहा है, देखो एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है, कहीं पर भी कैपिटल या ऑनर इक्विटी इन्वॉल्व नहीं है। हमने एसेट ही खरीदा था ना, तो फर्स्ट एग्जांपल तो यही हो गई कि जब एक एसेट खरीदते हैं तो ऑनर इक्विटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट ओनली चेंजेस वन एसेट इनटू अनदर। तो यही तो बात है, इसने एक एसेट को दूसरे एसेट में चेंज कर दिया। देखो पैसे गए और फर्नीचर आ गया, एक तरफ पैसे जा रहे हैं, एक तरफ फर्नीचर आ रहा है। इस एसेट ने इस एसेट में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। ध्यान से सुने, लगेगी समझ, नहीं लगी फिर सुने, इससे ज्यादा डिटेल बेटा नहीं है। वेयर एज, अब उस दूसरे का डिफरेंस बता रहा है, या तो लाइन लगा के कर लो या इस तरह वेयर एज। पेइंग एन एक्सपेंस, अब दूसरी बात हो रही है कि जब हम कोई अखराजात खर्च अदा करते हैं, रिड्यूसेस द ऑनर्स इक्विटी। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल है ना, रेंट पे किया, तो जब रेंट पे किया तो ऑब्वियसली हमारा कैपिटल कम हो गया। जब भी एक्सपेंस पे करते हैं तो कैपिटल ने कम हो जाना है, ठीक है। बिकॉज एक्सपेंसिस डिक्रीजेस द बिजनेस प्रॉफिट, क्योंकि जो अखराजात होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, ये बिजनेस के प्रॉफिट को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है हम करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 9। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं लिखा तो यहाँ से पढ़ेंगे। हैज अहमद अर्नड रेवेन्यू इफ हिज क्लाइंट पेज इन इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग आफ्टर 30 डेज एक्सप्लेन। उसने कहा कि क्या अहमद ने इनकम अर्न की अगर उसका क्लाइंट उसे पे करता है कि 30 दिन के बाद, वो भी इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो क्या उसने अर्निंग उसकी हुई या ना हुई। देखो मैंने गुड्स सेल की और मैंने अपने पास नोट कर लिया कि मेरी चीजें सेल हो गई हैं, ठीक है। तो क्या मुझे अर्निंग हुई या ना हुई, हालांकि मुझे उसके पैसे नहीं मिले, मिलेंगे आफ्टर 30 डेज, तो क्या मेरी वो इनकम कंसिडर होगी या नहीं होगी, ये उसने बात पूछी हुई है। अब देखिएगा, यस, आंसर है यस। अमजद हैज अर्नड रेवेन्यू इफ ही हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड द गुड्स और सर्विसेज। जी अमजद जो है ना, मैंने अमजद लिख दिया, यहाँ पर अहमद है, चले इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चेंज कर लें। अच्छा, उसने क्या कहते हैं, उसका रेवेन्यू हो गया है अगर उसने सर्विसेज अपनी दे दी हैं, अगर उसने चीजें अपनी बेच दी हैं, अगर पैसे नहीं भी मिले तो भी उसकी अर्निंग कंसीडर होगी, क्योंकि मिले नहीं लेकिन मिलने वाले हैं यार, मिलेंगे अभी उसको, मिलने वाले हैं। इवन थो पेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 30 डेज। उसने कहा था कि अगर पेमेंट आफ्टर 30 डेज भी स्टार्ट होती है तो इट्स ओके, फिर भी ये कंसीडर होगा रेवेन्यू। ओके, आगे उसका पॉइंट बता दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू जो है वो गिना जाता है, इनकम मानी जाती है व्हेन इट इज अर्नड, जब इसको अर्न कर लिया जाता है, अपनी लाइबिलिटी अदा कर दी जाती है। नॉट व्हेन द कैश रिसीव, जरूरी नहीं है कि जब कैश रिसीव हो तब ही हम कहें जी अर्निंग हुई है। अर्निंग लिख ली जाती है। लाइक देखो, मैंने 1 महीना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दी, बच्चे ने मुझे ट्यूशन की फीस अदा नहीं की, उसने कहा मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, मेरा ये मंथ जरा मुश्किल है, मैं नहीं दे सकती। तो क्या होगा, क्या वो अर्निंग नहीं होगी। मेरी नोटबुक में ऐड है कि वो अर्निंग है, मिली नहीं लेकिन मिलने वाली है, रिसीवेबल है। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 उसने पूछा हुआ था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताएं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस दैट द बिजनेस एंड द ओनर आर ट्रीटेड एज 2 सेपरेट एंटिटीज इन अकाउंटिंग। देखो जो बिजनेस है और जो ऑनर है ना, एक मैं हूँ, एक मेरा बिजनेस है, ठीक है, सर्विस बिजनेस है, मेरी एकेडमी है, दोनों ने ट्रीट होना है सेपरेट सेपरेट। मैं एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूँ, मेरी जो एकेडमी है समथिंग सेपरेट है। क्यों, देखिएगा,
ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट द ऑनर्स। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शंस हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी। लाइक देखो, मेरी अब अपनी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी बेटी है वो बीमार है, मैंने कॉलेज से लीव ले ली, ठीक है, तो क्या इसकी एक ट्रांजेक्शन होगी? नहीं होगी। जो पर्सनल चीजें होती हैं उनकी ट्रांजेक्शन नहीं होती। जो पर्सनैलिटी है, जो ऑनर है, वो एक साइड पर है, जो उसका बिजनेस है वो एक साइड पर है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स रिसीवेबल एंड नोट्स रिसीवेबल? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए ना, हम वैसे पढ़ें तो हमें लगता है कि यार दोनों तो एक जैसे ही हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, दीज आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। देखिएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल मैंने शायद लेक्चर 1 में भी बताया था, ऐसे लोग जिनको हम उधार देते हैं, जिनको हम उधार चीजें बेच देते हैं, उनसे पैसे मिले नहीं होते, मिलने वाले होते हैं, वो हमारे बन जाते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। देखिएगा, अमाउंट सोल्ड बाय कस्टमर्स, कस्टमर के पास हमारी रकम है। फॉर गुड्स आर सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो हमने चीजें बेची या हमने सर्विसेज दी उनको क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है अमजद सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 टू रहमान ऑन क्रेडिट बेसिस। अमजद ने रहमान को 10,000 की चीजें बेची हैं उधार। रहमान बिकम अकाउंट्स रिसीवेबल फॉर ₹10,000, और रहमान बन गया है अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000 का। किसका बना है अकाउंट्स रिसीवेबल? ये अमजद का। और आपने पेपर में ये वाली गलती नहीं करनी, पूरा नाम लिखना है अकाउंट्स रिसीवेबल। ओके जी, ये तो आपको क्लियर होगा। अब नोट्स रिसीवेबल थोड़ा सा डिफरेंट है। अ रिटन प्रॉमिस बाय कस्टमर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर। एक रिटर्न प्रॉमिस लिख कर दे देता है कस्टमर के मैं आने वाले 1 माह के बाद या 2 या 3 माह के बाद आपको आपके पैसे अदा कर दूंगा। तो ये क्या है? नोट्स रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? रहमान, ये देखो ना, रहमान ने पैसे देने थे ना अमजद के, ये देखिएगा वही एग्जाम्पल मैंने लिखी है। रहमान गिव्स अमजद अ प्रोमिसरी नोट, रहमान ने अमजद को एक प्रोमिसरी नोट दिया, वादा दिया लिखकर। प्रोमिसिंग टू पे ₹10,000 आफ्टर 60 डेज, कि मैं तुम्हें 60 दिन के बाद 10,000 दे दूंगा विद 10% इंटरेस्ट, और 10% उस पर इंटरेस्ट भी दूंगा, ताकि मतलब तुम्हें भी थोड़ा फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन आप लोगों ने अगर आई काउंट किया है तो ये डेफिनेशन पहले भी पढ़ी होगी। ट्रांजैक्शन मीन्स एनी बिजनेस इवेंट दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसा बिजनेस का इवेंट जो उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, फायरिंग एन एम्प्लॉय, उसने कोई चेंज नहीं था किया, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं थी, ठीक है जी। एंड कैन बी मेयर्ड इन मनी, और मनी में उसको मेयर भी किया जा सके, कोई वैल्यू हो उसकी। दे आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और मैंने एग्जांपल नहीं लिखी, तो आप लोग एग्जांपल लिख लो, ठीक है, एग्जाम्पल लिखनी है, जरूरी है, सिंपल है। कोई भी लिख दो, गुड सोल्ड फॉर कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है ऑफ ₹50,000, 50,000 की चीजें बेची, तो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर नंबर 1 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके जी बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।